आप सभी का प्राचीन भारत की इस कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के चैप्टर में हम अध्याय 19 के तहत मौर्योत्तर युग में जो शिल्पकला और व्यापार का किस प्रकार विकसित हुआ, किस प्रकार वहाँ नगर बने तथा कौन कौन सी शक्तियों के द्वारा किस किस प्रकार का काम किया गया, किस प्रकार की व्यापार व्यवस्था थी, किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध बने थे, क्या हमारे पास उससे संबंधित रिसोर्सेज हैं, कौन से एग्जाम्पल्स है जो हमारे यहाँ उत्तर में लिख सकते हैं, इन सभी पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि जो मौर्योत्तर युग है वो भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होता है। एक प्रकार से स्वर्ण युग कहा जा सकता है व्यापार के संबंध में, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़े, हमारे व्यापार करने का तरीका किस प्रकार का था, किस प्रकार उस समय सिक्के की व्यवस्था थी, कौन कौन से अभिलेख हैं, तो उन सब पर हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले अध्यायों में हम देख चुके हैं कि मौर्य युग के बाद मध्य भारत, पश्चिमोत्तर भारत और दक्षिण भारत में किस किस प्रकार की शक्तियों का विकास हुआ था। तो आपने देखा था कि किस प्रकार उत्तर पश्चिम भारत पर शक, कुषाण का शासन आया, धीरे धीरे उन्होंने एंट्री ली भारत में, और किस प्रकार वे पश्चिमोत्तर भारत से सिंध प्रदेश से होते हुए, पंजाब हरियाणा से होते हुए किस प्रकार वो अयोध्या तक उन्होंने अपना क्षेत्र का विस्तार किया। साथ ही साथ पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात वाले क्षेत्र में किस प्रकार शकों ने अपने शासन का विस्तार किया और किस प्रकार कुषाणों ने उनके समानांतर रूप से शासन किया, तथा हिंद जो यूनानी शासक थे उन्होंने किस प्रकार अपना शासन किया, और कुषाणों ने किस प्रकार रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण कर अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया था, ये सब आप देख चुके हैं। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में किस प्रकार सातवाहन शक्ति का उद्गम हुआ, उनका किस प्रकार शकों से आपसी द्वंद्व चले थे, वो भी आपने देखा था। साथ ही साथ आपने जब चोल, चेर, पांड्य पढ़े थे तो उनके समय का शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी उसका भी विस्तार से अध्ययन किया। तो इसी क्रम में हमें इनके शिल्प, व्यापार और नगर व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है। यदि बात की जाए इनकी शिल्पकला की, तो शिल्पकला, एक और बात दोस्तों, यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है मौर्योत्तर युग का, तो आप उनकी शिल्पकला, व्यापार और नगर तीनों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं इनकी शिल्पकला की, सबसे पहले तो शिल्पकला की यदि बात की जाए तो शक, कुषाण और सातवाहन का जो टाइम पीरियड है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का शासन है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, साथ ही साथ इस समय तमिल राज्यों का भी व्यापार वाणिज्य में काफ़ी ज़्यादा योगदान था, और भारतीय व्यापार वाणिज्य जो था वो इस काल में लगभग चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था, ठीक है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इनकी जानकारी हमें मौर्य पूर्व काल के दीर्घ निकाय से मिलती है। आपने और हमने दीर्घ निकाय को अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इसका उल्लेख पीछे आ चुका है। ये एक बौद्धकालीन ग्रंथ है जो मौर्य पूर्व युग के बारे में जानकारी हमें देता था। तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है कि इस समय 24 प्रकार के शिल्पियों का ही उल्लेख था, लेकिन जो मौर्योत्तर काल का महावस्तु जो है निकाय, महावस्तु ग्रंथ है, उसमें हमको 36 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। तो आपको जब भी रेफरेंस लिखना हो तो आप तुलना करके अध्ययन से लिख सकते हैं कि जहाँ मौर्य पूर्व युग में दीर्घ निकाय से प्राप्त ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि मौर्य पूर्व काल में सिर्फ 24 प्रकार की शिल्पियों का उल्लेख मिलता है, तो वहीं आप आगे जाकर मौर्योत्तर काल में महावस्तु से जानकारी मिलती है कि उस समय 36 प्रकार के शिल्पियों का उल्लेख है। तो आपके लिए एक रेफरेंस के तौर पर काम करेगा महावस्तु ग्रंथ। इसी समय जो आपने एक और ग्रंथ के बारे में पढ़ा था मिलिंद पन्नो, तो उसमें भी आपको 75 प्रकार के व्यवसायों की चर्चा यहाँ पर की गई है। और यदि आपको कोई सा एग्जाम्पल देना हो तो आप एग्जाम्पल क्या देंगे कि तेलंगाना में स्थित करीमनगर, ये भी आप पहले देख चुके करीमनगर को। इस करीमनगर में आपको बढ़ई, लोहार, सुनार और कुम्हार आदि अलग अलग टोलों में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो आपको एक एग्जाम्पल मिल गया आपके शहर का कि जो आपका तेलंगाना है वहाँ पे करीमनगर में हमको स्रोत प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ आपको शासकों के बारे में और यहाँ पर ग्रंथों के बारे में भी जानकारी मिल गई है। अब क्या हो रहा है कि इस समय सोना, चांदी, टीन, तांबा, लोहा, रत्न जैसे आभूषण में 8 शिल्पियों के साथ साथ पीतल, जस्ते, सुरमा, लाल संख्या जैसे प्रभेदों का भी यहाँ पर उल्लेख देखने को मिला था। आगे यदि बात की जाए तो उत्खनन स्थल पर कुषाण और सातवाहन कालीन स्तरों में लौह शिल्प वस्तुओं की भी अधिक से अधिक संख्या में जानकारी मिलती है। अर्थात इस समय उत्खनन स्थलों से हमको लौह शिल्प की जानकारी मिलती है, और इससे अधिकाधिक संख्या हमको जानकारी मिलती है। जो आपने करीमनगर पढ़ा है तेलंगाना का, और नालकोंडा जिला जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर आपको लोहे जो धातु है उसका उपयोग हथियारों में किया जाता था। साथ ही साथ इसके अलावा इसमें तराजू की डंडी, मुठ वाले फावड़े और कुल्हाड़ियाँ, हाशिया, फाल, उस्तरा, करछुल आदि बनाने में भी लौह सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो शिल्प में आपको 2 चीज़ दिख चुकी है, एक तो शिल्प की श्रेणियाँ दिख चुकी है जिसकी जानकारी हमें मिलिंद पन्नो और महावस्तु से मिलती है। साथ ही साथ आपको लौह शिल्प की जानकारी मिलती है जिसके लिए आपको करीमनगर और नालकोंडा से जानकारी मिलती है। आगे शिल्पकला में हम देखेंगे कि
कि इस समय दौरान कपड़ा बनाने वाले, रेशम बुनने वाले और अस्त्रों की विलास की वस्तुएं बनाने वाले भी प्रगति पर थे। ठीक है। मथुरा के जो शाटक थे वो विशेष प्रकार के वस्त्र निर्माण का केंद्र था। तो आपको वस्त्र निर्माण का केंद्र की जानकारी में रेफरेंस में क्या लिखना है, यहाँ पर आपको मथुरा की जानकारी देनी है कि मौर्योत्तर काल में मथुरा कला जो थी वो अपने व्यापार वाणिज्य के दौरान काफ़ी फलीभूत थी। तो यहाँ पर एक विस्तृत चर्चा में मैप की जानकारी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं, जैसे मथुरा हो गया। ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे नागार्जुन कोंडा हो गया। ठीक है। अमरावती स्थल आएगा, आगे बढ़ेंगे इसमें। करीमनगर आपको तेलंगाना वाला भी दिख गया है। ठीक है। यहाँ पे आपको सोपारा एक तटीय बंदरगाह देखने को मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मदुरई और उरेयूर मिल जाएगा। अरिकामेडू है, कावेरीपट्टनम, कोलार, यहाँ पे सोने की खदान देखने को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आप मैप में लोकेट करके आपके आंसर को और बेहतर भी बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने प्रीलिम्स की तैयारी को भी मजबूत कर सकते हैं। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में आपको रंगरेजी उन्नत शिल्प देखने को मिलेंगे। ठीक। तो रंगरेजी कला का विकास दक्षिण भारत में आपको तेज़ी से देखने को मिला। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली नगर के उपरांतवर्ती उरेयूर में ईंटों का बना रंगाई होज देखने को मिलता है। तो आपको हर एग्जाम्पल एक कोट करना है। जैसे दक्षिण भारत में आपने लिखा कि रंगेजी उन्नत कला में थी, तो आपको कोट क्या करना है, वहाँ पे लिखना है उरेयूर जो था वो कला का केंद्र था। ठीक है। इसके बाद अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इस समय बुनकर, सोनार और धातु शिल्प और आपके दंत शिल्प कला का भी विकास तेजी से हुआ, जिनके द्वारा बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए गुहाओं का निर्माण किया गया है। ठीक है। मतलब गुफाएं बनाई गई थी बौद्ध भिक्षुओं के लिए, तो वो भी शिल्पकला के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आगे क्या जानकारी मिलती है कि जो शिल्पकला थी उसका उपयोग विलास की वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता था, क्योंकि विलासितापूर्ण वस्तु आपको धीरे धीरे जब अगर पैसा आएगा तो आप उसका उपयोग क्या करेंगे, विलासितापूर्ण चीज़ों में करने में। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिलती है कि शिल्पों में हाथी दांत का काम, कांच का काम और मणिमाणिक्य बनाने का काम भी उल्लेखनीय है। तो आपको हाथी दांत का काम, कांच का काम और मणिमाणिक्य का काम भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमको इसी समय रत्न मणियों की संख्या भी विशाल मात्रा में मिलती है। और अफ़गानिस्तान, रोम के साथ जब हम व्यापार करते थे तो वहाँ पे आपको कुछ स्रोतों से आपको दंत शिल्प की वस्तुएं मिलेगी, कांच के उत्पादन मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे चीज़ें लोकेट की जाती है। फिर आगे यहाँ पर बताया गया है कि इस समय सोने, चांदी, लेड, प्रोटीन, तरह तरह के सिक्के बनाए जाते थे। सुंदर सुंदर मूर्तिकाएँ भी बनाई जाती थी, जो विशाल मात्रा में आपको सातवाहनों और कुषाण कालों के दौरान प्राप्त होती है। ये मूर्तियों का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था, ये नालगोंडा जिला जो था अपना आंध्र प्रदेश का, येल्लेश्वरम नाम से उल्लेखनीय है। तो आपको इस स्थान पर येल्लेश्वरम आपसे पूछा जाए तो इस स्थान पर मौर्योत्तर काल में मूर्तियों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ से बड़ी संख्या में आपको मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे एक अलग से लिख देते हैं कि येल्लेश्वरम से क्या प्राप्त हुई है, आपको मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, ताकि आपको अलग से दिख जाए और आप खुद भी अपने नोट्स में लिखते रहें। आगे अगला पॉइंट मिलता है कि शिल्पी लोग आपस में संगठित होकर श्रेणियों को निर्माण करते थे। ये श्रेणियों के संबंध में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो श्रेणियाँ होती थी वो एक प्रकार से लोगों की जमा स्वीकार करती थी, तो मतलब एक प्रकार से बैंकर के रूप में काम करती थी। ये इनको ऋण देती थी। ठीक है। ये श्रेणियाँ अपने लोगों के लिए कानून व्यवस्था बनाती थी और उनका विनियमन भी करती थी। साथ ही साथ एक प्रकार से व्यापार वाणिज्य का काम भी तो करती ही थी। तो इस प्रकार से श्रेणियों का महत्व था इन लोगों के जीवन में। तो अलग अलग वर्ग के लोग जो थे वो श्रेणियों में अपना योगदान देते थे। अभिलेखों से ज्ञात अधिकतर शिल्पी मथुरा क्षेत्र और दक्कनी क्षेत्र में जमा हुए थे। ठीक है। मतलब आपका जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको अधिकतर जो शिल्पी लोग हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर शासन व्यवस्था में थोड़ा सा स्थायित्व था। ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे नोट किया गया है कि इस काल की सबसे बड़ी आर्थिक क्रिया जो थी वो भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच फलता फूलता व्यापार था। अब इस व्यापार का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो शिल्पकला ही थी। ठीक है। व्यापार वाणिज्य मसालों का वो सब चीज़ों का भी होता था, वो भी देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे जो था वो शिल्पकला महत्वपूर्ण रोल में थी, क्योंकि ईसा की पहली शताब्दी से व्यापार जो था वो पहले किससे होता था, आपका पहले जो व्यापार था वो स्थल मार्गों से होता था। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो व्यापार होता था वो स्थल मार्गों के माध्यम से होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कुषाण आए, शक आए, पार्थियन आए, हिंदू यूनानी आए, तो ये क्षेत्र ना आक्रमणकारी बन गया और एक प्रकार से सेंसिटिव एरिया बन गया, जहाँ पे लूटपाट होती थी, अस्थायी क्षेत्र था। तो जो व्यापारी वर्ग था वो नफा नुकसान तो कैसे सहेगा यहाँ पे से जाने के लिए, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने लिए नए मार्ग खोजे। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ से बंदरगाहों का प्रयोग जो होगा उनका उपयोग व्यापार करने में किया जाने लगेगा। ठीक है।
तो इसी क्रम में आपको यहाँ पर 2 बंदरगाह देखने को मिलेंगे। जैसे पश्चिमी तट जो है, आपको यहाँ पर पश्चिमी तट पर 2 बंदरगाह देखने को मिलेंगे, एक है भड़ोज, एक है सोपारा। यदि आपके यहाँ पे लोकेट किया हो, जैसे ये आपका है सोपारा और ये है भड़ोज, तो ये 2 बंदरगाह हो गए पश्चिमी तट पर। साथ ही साथ इसके अलावा आपको पूर्वी तट पर भी 2 बंदरगाह देखने को मिलेंगे। कौन कौन से बंदरगाह हैं? एक है अरिकामेडू और एक है ताम्रलिप्ति। तो एक ताम्रलिप्ति और एक अरिकामेडू बंदरगाह जो है वो आपको आपके तट पर पूर्वी तट पर भी देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना और ये आपके आंसर में आ जाना चाहिए। जैसे आप व्यापार वाणिज्य का उल्लेख करें मौर्योत्तर काल का, तो आपको 2 बंदरगाह चिपका देने, एक है भड़ोज और एक सोपारा पश्चिमी तट पर, और पूर्वी तट पर कौन कौन से हैं? अरिकामेडू और ताम्रलिप्ति। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। आगे बताया गया है विदेशी व्यापार के बारे में। तो विदेशी व्यापार के संबंध में जानकारी मिलती है कि रोम शासकों ने पहले देश के सुदूर दक्षिणी हिस्से से व्यापार वाणिज्य शुरू किया था, इसीलिए वहाँ पर तमिल राज्य में उनके काफ़ी ज़्यादा सिक्के आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ वो व्यापार किसका करते थे? वो मसालों का आयात करते थे, ठीक है, भारत से। साथ ही साथ मलमल का, मोती का, रत्न का, माणिक्य का आयात करते थे, लोहे की वस्तुओं का आयात करते थे, बर्तनों का आयात करते थे। तो ये जो लोग थे वो इस चीज़ का आयात करते थे। तो यहाँ पे आपको किस चीज़ों का आयात करते वो चीज़ ध्यान रखना है। क्या हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में इसका स्टेटमेंट बना के देते कि वो लोहे की वस्तुएं, मलमल, मोती, रत्न, मसालों का आयात करते थे, तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ जो व्यापारी थे वो क्यों भारत से मतलब ज़्यादा और जुड़ गए? क्योंकि चीन जो था पहले रेशम मार्ग से सीधा अपना भेज देता था रेशम वगैरह, लेकिन जब ये कुषाण पार्थियन इनका शासन होने लगा तो उनको व्यापार में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ होने लगी। तो चीन के द्वारा भी क्या किया जाता था, जैसे यहाँ पर आपको भी जैसे एक्सप्लेन किया गया था कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से जैसे जो ये क्षेत्र था सेंसिटिव हो गया था। इस सेंसिटिव होने के कारण यहाँ से जो रेशम मार्ग जाता था चीन से, वो चीन से जाने वाला रेशम मार्ग में क्या हो गई? बाधा उत्पन्न हो गई। और बाधा उत्पन्न हो जाने के कारण चीन यहाँ से अब भेज नहीं सकता था चीज़ें, तो उसने क्या किया कि भारत के पूर्वी तट का उपयोग यहाँ से किया चीज़ों को भेजने के लिए। तो भारत का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया यहाँ से, ठीक है। इसमें कठिनाइयाँ पैदा हो गई, तो आगे जाके पश्चिमी देशों में भारत का व्यापार और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो आपका दूसरा पॉइंट ये भी नोट करेंगे आप, व्यापार वाणिज्य में चीन वाला। तीसरा बताएंगे कि जब मेसोपोटामिया को जीतकर रोम प्रांत बन गया 115 ईस्वी में, तो इससे व्यापार वाणिज्य को और ज़्यादा सहूलियत मिली और भारत के साथ व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। साथ ही साथ काबुल से 72 किलोमीटर उत्तर में हमको कुछ चीज़ें मिलती है बेग्राम से, जिसमें इटली, मिस्र और सीरिया से आने वाले कांच के बड़े बड़े वर्तमान की जानकारी आपको मिलती है। रोम शासकों ने भारत आई वस्तुओं के महत्व के बारे में ढेर सारे सोने के सिक्के और चांदी के सिक्कों का भी उल्लेख किया है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है अपने आंसर में। साथ ही साथ भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लौटाता रहा, ये जानकारी कहाँ से मिलती है? जो प्लिनी नामक एक हिस्टोरिकल है जिसकी बुक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नेचुरल हिस्ट्री, उसमें बताया गया है कि जो भारत है उसके पक्ष में व्यापार संतुलन था। और इसमें ये बताया गया है कि भारत के साथ व्यापार करके रोम अपना स्वर्ण भंडार लुटाता रहा, ठीक है। तो हमको इससे जानकारी मिलती है कि भारत का व्यापार कितना समृद्ध था उस समय में। साथ ही साथ पश्चिम के लोगों को भारतीय गोल मिर्च इतनी प्रिय थी कि उनके द्वारा संस्कृत में गोल मिर्च का नाम यवन प्रिय रख दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 चीज़ों के कारण, एक तो व्यापार संतुलन, दूसरा है यवन प्रिय। तो यवन प्रिय क्या है? उस समय के मसाले का नाम है जिसका नाम था गोल मिर्च, ठीक है। तो इसको यवन प्रिय कहते थे। आगे बताया गया है कि भारत का व्यापार वाणिज्य जो था वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो गया था, लेकिन आगे जाते जाते धीरे धीरे आप देखेंगे समय के साथ कि व्यापार वाणिज्य में धीरे धीरे गिरावट आती जाएगी, जिसका प्रभाव इनके शिल्पकला पर और शिल्पियों के जो थे उन पर भी आपको देखने को मिलेगा। अगली थी मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था में क्या उल्लेख मिलता है कि इस समय जो सिक्के थे वो अलग अलग चीज़ों के सिक्के और साँचे आपको प्राप्त होते हैं। जैसे सबसे पहले हिंद यूनानी जो शासक थे उनके द्वारा आपने देखा था कि सोने के सिक्के, सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा उनके द्वारा लाई गई थी। फिर कुषाणों के समय आपने देखा था कि सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए। लेकिन जो गुप्त काल था, तब गुप्त काल तक आते आते जो स्वर्ण मुद्रा थी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कैसी हो जाएगी, स्वर्ण मुद्राएं उनमें शुद्धता का भाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन सातवाहन काल और शक कुषाण कालों में भी आपको सोने चांदी के सिक्के तो मिलते थे, लेकिन जो व्यापार वगैरह करते थे वो शीशे के सिक्के से करते थे और तांबे के सिक्के आपको उपयोग में देखने को मिलेगा। इसी क्रम में हमको एक स्थल की जानकारी मिलती है, बिहार के ढालवुम। तो आपको प्रीलिम्स में आपको ध्यान रखना है जोड़ी मिलाने के लिए कि बिहार में एक स्थल, क्या नाम है इसका? ढालवुम। क्योंकि क्या होता है कि प्लेस आपको दे देते हैं और एक तरफ राज्य पूछ लेते हैं। तो ढालवुम कहाँ पर है? वो बिहार में है। वहाँ से आपको सिक्के प्राप्त होते हैं।
परंतु स्वर्ण मुद्राओं का प्रयोग रोज़मर्रा के लेन देन में नहीं होता था। ये जो रोज़मर्रा के लेन देन थे वो सीसे, पोटीन और तांबे के सिक्कों के द्वारा किए जाते थे। आगे फिर से हमें कुछ स्थलों की जानकारी मिलती है। जैसे आपको मिलता है नागवंश जो है वो मध्य भारत में शासन किया करते थे। उस समय योधे वंश का शासन जो था वो पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, पंजाब और उत्तर प्रदेश के एक संलग्न क्षेत्र, जो आप मैप में देख सकते हैं कि बीच में एक संलग्न क्षेत्र पड़ता है तीनों का, वहाँ पर था। फिर मित्र वंश का जो शासन था वो कहाँ पे था, वो कौशाम्बी, मथुरा, अवंती और अही क्षेत्र पर था। तो नागवंश का मध्य भारत में, योधेय वंश का पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, और मित्र का कौशाम्बी, मथुरा, अवंती और अही क्षेत्र वाले क्षेत्रों में शासन था। अब इन शासकों के द्वारा भी तांबे और सोने के सिक्के और कांसे के सिक्के भी इनके द्वारा काफ़ी मात्रा में चलाए गए थे। ठीक है, तो जानकारी मिलती है। फिर एक स्थल प्राप्त होता है तेर, जिला है ओस्मानाबाद। यहाँ से हमको मृण मूर्तियों के साक्ष्य काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आगे हमको शहरी बस्तियों की जानकारी मिलती है कि शिल्प और वाणिज्य में बढ़त और मुद्रा के अधिकाधिक प्रयोग के परिणामस्वरूप इस काल में अनेकों नगर की समृद्धि देखने को मिलती है। सीधी सी बात है, जब व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, जब आपकी स्वर्ण मुद्राएं जब चलने लगेगी, प्रचलन में आएगी, सीसे, तांबे, सोने के सिक्के वगैरह चलेंगे, रेशम मार्ग पर जब आपका नियंत्रण हो जाएगा, जब आप अरिकामेडू और ताम्रलिप्ति पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट में सोपारा और भड़ोत जैसे बंदरगांव से व्यापार करने लगेंगे, तो आपकी व्यापार बस्ती और नगर शिल्प का भी विकास तो होगा ही होगा। तो नगरों का विकास हुआ इसी क्रम में। और इसी क्रम में कुषाणों के समय पाटलिपुत्र, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर जैसे नए नए नगर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बिहार के कई पुरास्थल जैसे चिरान, सोनपुर और बक्सर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पुरास्थल देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? खेराडीह, मासून, ठीक है, भीटा, श्रंगेपुर और अतरंजी खेड़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि भेराडी कहाँ पर है, मासून कहाँ पर है, भीटा कहाँ पर है, यह संगवेरपुर कहाँ पर है, ये सब स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ से आपको इनकी जानकारी भी प्राप्त होगी। फिर आगे आप देखेंगे तो पंजाब के अंतर्गत जालंधर, लुधियाना, रोपड़ जैसे क्षेत्रों में भी कुषाणकालीन संरचनाएं मिलेगी। तो कुल मिलाकर अब कुषाण काल के जरिए भौतिक अवशेषों से प्रतीत होता है कि नगरीकरण जो था वो उत्कर्ष पर था। तो यदि अभी आपके ऊपर है, क्योंकि आपको यदि कुषाण काल के बारे में नगरीकरण का पूछ ले वो, तो आपको क्या है कि आपको 150 शब्द की टिप्पणी, ये तो आपको 50 शब्द मिले हैं, तो 50 शब्द से आप 150 कैसे बनाएंगे, आपके ऊपर है। ये कला आपको सीखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नागार्जुन कोंडा में स्टेडियम प्राप्त हुआ है आपको एक, तो ये भी आपके आंसर में आ जाना चाहिए। फिर अगला जो शासन मिलता है वो शक मिलता है। शक शासक मालवा और पश्चिम भारत के शक राज्य के बारे में बताते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नगर जो था वो उज्जैनी था। ठीक है, गोमेद और इंद्रगोप पत्थरों के कारण ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, क्योंकि पत्थरों का उपयोग जो है वो मन के अलग अलग चीज़ों में उपयोग किया जाता था। ठीक है, और ये पत्थर कला का केंद्र बन गया था शक काल में। सातवाहन काल की बात की जाए तो उसका भी शक और कुषाण के समान ही नगर व्यवस्था काफ़ी उन्नत थी। इसमें आपको तगर या तेर, पेठन इनकी राजधानी, धान्यकटक, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, भड़ोच, सोपारा, अरिकामेडू, कावेरीपट्टनम जैसे समृद्ध नगर देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे हमको जानकारी मिलती है कि कुषाण और सातवाहन राज्यों में नगरों में उन्नति इसलिए भी थी क्योंकि उनका व्यापार जो था वो किनके साथ था? रोमन काल के साथ था। क्योंकि रोमन काल के कारण व्यापार समृद्ध हुआ, तो विदेशी मुद्रा आएगी, विदेशी मुद्रा का उपयोग देशी संसाधन और नगरों के विकास में किया गया। पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश में नगर इसलिए फलते फूलते रहे क्योंकि ये कुषाण शक्ति का केंद्र थे। तो दोनों कारण आपको पता लग गया, एक रोमन व्यापार का कारण भी पता लगा, दूसरा आपको कुषाण शक्ति का केंद्र भी पता चल गया। ठीक है, कुषाण नगर जो मथुरा से तक्षशिला जाने तक पश्चिमोत्तर मार्ग या उत्तरापथ का प्रयोग करते थे, तो ये कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण है जो इन काल का विकास हुआ। लेकिन तीसरी सदी में रोमन साम्राज्य ने भारत के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और नगर अपने शिल्प और वणिकों का भरण पोषण करने में असमर्थ हो गए, जिसके कारण इनकी स्थिति क्या हो गई? इनकी स्थिति और कमज़ोर हो गई और ये धीरे धीरे क्षेत्र जो हो गए इनका महत्व भी कम होने लगेगा। इसको हम आगे के अध्याय में और अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि आपके लिए ना कुछ अच्छे क्वेश्चन है, जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करके इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को अपने पास लिख लीजिए, ताकि आप क्या होगा, इनको लिखने से आपके पास ना नोट्स तैयार हो जाएंगे इन चीज़ों के। जैसे मौर्योत्तर काल में शिल्प कला और वाणिज्य के विकास में नगर किस तरह समृद्ध हुए। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको 150 क्वेश्चन में लिख सकते हैं क्या? हमारे पास जो कंटेंट है अभी आपसे बताया। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि प्राचीन भारत में शिल्प और वाणिज्य के विकास में लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक अवधि चरमोत्कर्ष पर थी, इस मत की समीक्षा करें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको होमवर्क के तौर पर नोट करें और इसको लिख के आप 150 वर्ड में बताइए। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्या इस चैप्टर का पूरा उल्लेख करना पड़ेगा।
तो इस चैप्टर की आप समरी 150 शब्दों में लिख सकते हैं क्या? तो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा है कि सिक्कों के प्रचलन से लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में क्या संकेत मिलता है। इस विषय पर 200 ईस्वी से 300 ईस्वी के बारे में आप विचार विमर्श करें। तो इसको भी आप सिक्कों के लिए 300 150 शब्दों में आपको ये भी आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय था। इस अध्याय में हमने मौर्योत्तर काल में शक, कुषाण, ठीक है, इनके बारे में अच्छे से समझा, देखा कि किस प्रकार की व्यापारिक व्यवस्था थी, किस प्रकार शिल्प का विकास हुआ, उनके कौन कौन से स्थल फेमस थे, किस प्रकार रोमन व्यापार देखने को मिला, और विदेशी व्यापार रोमन व्यापार का प्रभाव किस प्रकार उस कालीन नगरों के विकास में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के सम्मिलित उत्तर था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।